बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम रमज़ान स्पेशल और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, कोरोना की तीसरी लहर मजमूई तौर पर मरीज़ों की तादाद पाकिस्तान में 8 लाख से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि मजमूई तौर पर अगर अमवात की तादाद देखी जाए तो 17,000 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। 24 घंटों का अगर इहाता किया जाए तो 24 घंटों के अंदर 150 मरीज़ जाँ बहक हुए, जबकि 5,480 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये वो एदादो शुमार है जो हर रोज़ हमें ये बताते हैं कि हमें कितनी एहतियात करनी चाहिए। ये वो एदादो शुमार है जो हमें ये बताते हैं कि ये सिर्फ डिजिट्स नहीं है, वो जाने हैं जो गवाई गई और इस लिहाज से गवाई गई कि लोगों ने SOPs पर अमल दरामद नहीं किया, जिसका खुमियाजा किसी को भुगतना पड़ा और वो बिस्तरे मर्ग पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर जान दे गया। वो आपको ये पैगाम देके गया है कि खुदारा SOPs पर अमल दरामद कीजिए, अपने घर के अंदर छोटे और बड़ों का ख्याल रखिए। अगर आप घर से बाहर किसी काम की गर्ज से जाते हैं तो SOPs पर अमल दरामद करके ही आप वापस घर पे आएँ तो कुछ बच सकते हैं। अगर आप नहीं SOPs पर अमल दरामद करेंगे तो सूरत हाल वैसी होगी, आपका भी नाम उन एदादो शुमार में शामिल हो जाएगा। खुदा न करे कि ऐसी सूरत हाल किसी घर पर आन पहुंचे और खुदा न करे कि किसी का प्यारा उससे इस वबा के जरिए बिछड़ जाए। नाज़रीन, अगर हम अस्पतालों की सूरत हाल देखें तो निज़ाम सेहत इस वबाई दौर में किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी साबित हुआ है। निज़ाम सेहत वो निज़ाम है कि जिसके तहत गरीब और अमीर एक ही जगह पर अपना इलाज करवा रहे हैं, और वो इलाज किस तरीके से हो रहा है, वहां पर सहूलियात कैसी हैं, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। हमारे सरकारी अस्पताल और हमारे प्राइवेट अस्पताल दोनों का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है। अगर सरकारी अस्पताल में किसी का इलाज किया जाता है तो पैसे कम लिए जाते हैं, बिल्कुल फ्री भी किया जाता है, लेकिन वो स्ट्रक्चर वैसा नहीं है जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का है। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोग रुख करते वक्त ये डरते हैं कि वहाँ के अखराजात हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे अस्पताल भी मौजूद हैं जो फलाही काम कर रहे हैं, ऐसे अस्पताल भी मौजूद हैं जहाँ पर गरीब और नादार भी रुख करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल जैसी उन्हें सहूलियात फराहम की जाती हैं, लेकिन बगैर पैसों के या बहुत कम पैसों के साथ। वो अस्पताल रिफाए आमा का काम कर रहे हैं और इस वबाई दौर में खुदा की तरफ से दी गई अक्लो शऊर के बाद, खुदा की तरफ से दी गई हिम्मत के बाद वो लोगों के काम आ रहे हैं। इसी में से एक अस्पताल है इंडस अस्पताल, जो कराची में है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ में भी है। 2007 में उसने अपने काम का आगाज़ शुरू किया। उसके CEO डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कराची से हमारे नुमाइंदा इब्राहिम रिंद ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, एक वो वक्त है जहां पर सरमायाकाराना निज़ाम जो है वो उरूज पकड़ रहा है, इसके साथ साथ हमारा निज़ाम सेहत जो भी है उस पर भी एक दाग लग चुका है प्राइवेट सेक्टर की वजह से कि अखराजात बहुत होते हैं। लेकिन ऐसे दौर में रिफाई काम करना, आवाम की फलाह बहबूद के लिए करना और उनके लिए झोली फैलाना और उनको वैसा मायार देना जो दीगर मुमालिक में, तरक्की याफ्ता मुमालिक में मिलता है, ये काम कितने फ़ख्र का बाइस है और कितनी मुश्किलात इसमें पेश आती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। ये तो फ़ख्र तो नहीं, हम्बलनेस है। अल्लाह ताला के सजूद हैं कि अल्लाह ताला ने हमको इस्तेमाल किया इस बड़े काम के लिए। इसमें एक अच्छी बात तो ये थी कि मैं हमेशा ये कहता हूँ, मुझे फ़ख्र है पाकिस्तानी होने पर, क्योंकि जिस तरीके से जहाँ हम आज पहुँचे हैं 2007 से लेकर और आज एक अस्पताल से अब एक इंडस हेल्थ हॉस्पिटल और हेल्थ नेटवर्क बन गया। कोई 12 हॉस्पिटल, 4 ब्लड सेंटर, 4 फिजिकल रिहेबिलिटेशन सेंटर और 51 डिस्ट्रिक्ट्स में प्राइमरी और पब्लिक हेल्थ के प्रोग्राम। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तानियों की मदद से, इनके ताउन से, इनकी ज़कात और खैरात से, जो कि पाकिस्तान में हो या एक्सपेक्ट पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर हो, जिनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। असल जो चैलेंज होता है वो अच्छे लोगों का मिलना होता है, ह्यूमन रिसोर्स का होता है। वो मैं अपने आप को खुशनसीब तरीन इंसान समझता हूँ कि मैं इस ऐसे इदारे का CEO हूँ जहाँ पर मेरे पास आला आला किस्म के हीरे लोग मौजूद हैं, जो कि बिल्कुल जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ कर दी हैं इस मकसद के लिए। वो चाहे, और जिस तरीके से नर्सिंग हमारे साथ काम करती है, जिस तरीके से पैरामेडिक्स काम करते हैं, ये सारी टीम का एक एफर्ट है जो यहाँ तक पहुँचा। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर फलाही काम की तरफ कदम उठाना हो तो हर किसी का दिल करता है, लेकिन इस दौरान 2007 से अब तक अगर देखा जाए तो 14 साल बनते हैं। 14 साल के अंदर वो कौन से लोग हैं
कितने अफराद ऐसे हैं जो मंजर आम पे नहीं आना चाहते लेकिन इमदाद करना चाहते हैं, उनकी तादाद कितनी है? और कितनी मुश्किलात पेश आती हैं लोगों को कन्विंस करने में कि आप ये लोगों के काम आ सकें और आपका जो पैसा है वो लोगों के काम आ सकता है, इसलिए आप इमदाद करें। कन्विंस करना मुश्किल है या उनका नाम अयां करना मुश्किल? देखें, सबसे ज़्यादा मुश्किल काम उनका नाम अया करना है, और वो लोग जो है ना अबाउट 70% से ज़्यादा लोग नहीं चाहते कि उनका नाम नजर आम आए। वो लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके एक हाथ से दिया तो दूसरे हाथ को ना पता लगे। और अगर हम उनका कभी शुक्रिया अदा करते हैं कि जी आपने बहुत शुक्रिया, तो वो रोक देते हैं। वो कहते हैं शुक्रिया तो डॉक्टर साहब हमको आप लोगों को अदा करना चाहिए, क्योंकि आप हमारे पैसे को सही जगह पे लगा रहे हैं। देखें, अगर आपका काम ट्रांसपेरेंट हो, आपका काम डिलीवरी हो, आप डिलीवर कर रहे हो, और तो वो उसके अंदर आपको यकीन अल्लाह के ऊपर हो, और जब आपका काम अच्छा होता है, मरीजों को जब उसके ऊपर फ़ायदा हो रहा होता है, तो मरीज़ आपके लिए दुआ करता है, और जब उनकी दुआएं जो है ना वो असर करती हैं, जिस तरीके से फिर ये निज़ाम चल रहा है, और इसमें सब लोग अपना हिस्सा डालते हैं। ठीक, डॉक्टर साहब साथ ही रहिएगा। हम कोरोना वायरस के हवाले से भी बात करेंगे कि इस वक्त कोरोना वायरस की मजमूई सूरत हाल जिस नहद तक पहुंच चुकी है, ऐसे में इंडस हॉस्पिटल किस तरह की सहूलियात फराहम कर रहा है। लेकिन कराची की सूरत हाल का ज़रा जायज़ा ले लेते हैं। इब्राहिम हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम, कहिएगा, पॉजिटिव केसेस की रेशो जो है वो तो अगर पंजाब से मुकाबला किया जाए तो सिंध में बहुत कम है, लेकिन फिर भी सूरत हाल सिंध हुकूमत के लिए कितनी तशवीशनाक होती जा रही? जी देखें, बिल्कुल तशवीशनाक सूरत हाल तो सिंध के लिए होती जा रही है। अगर दूसरे सूबों की बात कीजिए तो उससे खासी कम है। अल्लाह का शुक्र है कि सिंध में केसेस जो है रोज़ाना की बुनियाद पर जिस तरह पहले रिपोर्ट हो रहे थे उस शरह के हिसाब से इंतहाई कम है, लेकिन ये शरह में दिन ब दिन रोज़ाना की बुनियादों पर इजाफा होता हुआ देखा जा रहा है। जिस तरह के पूरे सिंध में तकरीबन 550 मुख्तलिफ जो वेंटिलेटर हैं मुख्तलिफ सरकारी और निजी अस्पतालों में, तो वो चंद हफ्ते पहले जो है वो इंतहाई वहाँ पर मरीज़ कम थे, सिर्फ 1 दर्जन के करीब थे। लेकिन अब जो है तकरीबन इन वेंटिलेटर पे तकरीबन 100 से ज़्यादा मरीज जो हैं वो दोबारा जो है वह दाखिल हो चुके हैं। तो ये वेंटिलेटर्स की तादाद है। और इसी तरह अगर अस्पतालों में दाखिल मरीजों की बात की जाए तो वो भी इसी तरह जो मुख्तलिफ सरकारी अस्पताल थे, जैसे कि सिविल अस्पताल है, जिना अस्पताल है, NHC अस्पताल है, और ये फलाई इदारा जो है फलाई अस्पताल है इंडस, यहाँ पे भी इसी तरह के मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब कम है। लेकिन अब भी हुकूमत सिंध को और आवाम को खुद भी जंगी बुनियादों पर इकदाम करने होंगे, क्योंकि रोज़ाना की बुनियादों पर ये कोरोना के केसेस एक बार फिर बढ़ते जा रहे हैं और अचानक इजाफा होता जा रही है। कोरोना की जो तीसरी लहर है, तिबी माहिरीन का कहना है कि यह ज़्यादा खतरनाक हो सकती है गुज़श्ता 2 लहरों के मुकाबले में। तो आवाम को खास तौर पर SOP का खास ख्याल रखना होगा, ताकि ये जो मुल्क भर लॉकडाउन ना लगे, अब मार्केटें चलती रहें, लेकिन अगर आवाम ने एहतियाती तदाबीर ना अपनाई, मास्क ना पहने और समाजी फासलों का ख्याल ना रखा, तो मुल्क भर की तरह कराची में भी लॉकडाउन लग सकता है और यहाँ पर भी आर्मी को तलब किया जा सकता है। समाजी फासले का ख्याल रखना चाहिए, आवाम को SOPs पर अमल दरामद करना चाहिए, तभी लॉकडाउन से बचा जा सकता है, तभी हुकूमत के लिए कुछ आसानी पैदा हो सकती है। डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, ऐसे वक्त में कि जब कोरोना वबा ने हमें आन घेरा, सरकारी अस्पताल मुख्तस किए गए कि किन किन सरकारी अस्पतालों में कोरोना वार्ड बनाए जाएंगे, लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर की बात आई तो प्राइवेट सेक्टर में उन अस्पतालों ने प्राइवेट वार्ड बनाए कोरोना के हवाले से जो एक रोज का 1 लाख रुपया चार्ज करते हैं। तो ऐसे वक्त में कि जब इलाज भी महंगा है, रोजाना की बुनियाद पे उन्हें इलाज भी मुहैया करना है, देखभाल भी करनी है, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन भी फराहम करनी है, तो ये जो अखराजात ज़्यादा हैं इसको मेंटेन करने के लिए बड़ा दिल गुर्दे का काम है कि कोई फलाही हॉस्पिटल जो है वो कोरोना वार्ड को कायम कर ले। तो कितनी मुश्किलात का सामना करना इब्तदाई तौर पर, और अब आके जो सहूलियात दी जाती हैं वो दूसरे अस्पतालों से मुख्तलिफ कितनी है इंडस में? देखें, हम तो देखें जो काम शुरू करते हैं अल्लाह पे यकीन करके शुरू कर देते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना वो वसीला बनाता रहता है लोगों को। हमने जो है ना प्लानिंग जो है ना दिसंबर 2019 में शुरू कर दी, जब वुहान में कोविड आया था। हमें अंदाज़ा था कि आज नहीं, कल नहीं, महीना बाद नहीं, 2 महीने बाद आ जाएगा। तो हमने इमरजेंसी डिपार्टमेंट दिसंबर में ही कोविड की बना ली थी, फिर अपना एक यूनिट भी बना लिया था, और फिर लैब की कैपेसिटी भी बिल्ड की, और फिर गवर्नमेंट के साथ मिलके, जैसे ही पहले 26 फरवरी को केस आया, पहला केस कराची और इस्लामाबाद में, तो 27 फरवरी से हम गवर्नमेंट के साथ मिलके हम सारे काम में लगे रहे, उनकी भी हेल्प करते रहे और हम खुद भी इसके अंदर रहे। और वही लोग, जैसे मैंने कहा कि मुझे फ़ख्र है पाकिस्तानियों पर
ये लोग सब जो लेके आगे बढ़े और कोविड के लिए काफ़ी उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया। थोड़ा सा मसला हमें सिर्फ ये हो रहा था कि लॉजिस्टिक्स बड़ी प्रॉब्लम थी और चीज़ों को हासिल करना, सही वक्त पे हासिल करना वो मुश्किल। आपके पास पैसे थे और आप मंगवा नहीं सकते थे। लेकिन इसी अपॉर्चुनिटी, ये जो क्राइसिस से अपॉर्चुनिटीज़ निकली, आपने देखा कि मास्क भी पाकिस्तान में बनना शुरू हो गए, अब वेंटिलेटर भी बन गया है और चीज़ें भी, सैनिटाइज़र भी बनना शुरू हो गए। तो मुश्किलात तो डेफिनेटली आती हैं, काम का यूनिट प्रेशर बढ़ता है। हमने जो है ना, देखें किसी चीज़ को, हर चीज़ को जो पे इंटरनेशनली अवेलेबल ट्रीटमेंट अवेलेबल था वो हमने यहाँ पर दिया। और पब्लिक सेक्टर में भी नई चीज़ें बनी और इसमें डेफिनेटली सिंध गवर्नमेंट को, हेल्थ डिपार्टमेंट को जाता है कि उन्होंने काफ़ी चीज़ें डेवलप कर ली। हम उनके साथ रहे, बिल्कुल साथ उनके। और ये एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की जो है ना एक जो सूरत नज़र आई है, और मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को लेके और आगे बढ़ना चाहिए। इसी तरह कोलैबोरेशन से बात पढ़ेंगे तो हेल्थ केयर पूरा सुधर सकता है इस सूबे का। डॉक्टर साहब, पर मंथ कितने पेशेंट विजिट करते हैं इंडस हॉस्पिटल कराची को? और अगर हम मजमूई बात करें 12 हॉस्पिटल्स की तो कितने बनते हैं? देखिए, पूरे नेटवर्क में तकरीबन 4.5 लाख मरीज पर मंथ आते हैं। अच्छा। और हमारा डे पर डे के हिसाब से अगर मैं देखूं तो कराची के सिर्फ इंडस कोरंगी के अंदर तकरीबन 2,500 मरीज रोज आता है। तो ये आप लगा लें कोई 75,000 डेली तो यही आ जाते हैं हमारे। तो डॉक्टर साहब, इलाज के लिए जो अखराजात होते हैं वो उसमें फ़र्क कैसे करते हैं? आपको ज़कात भी दी जाती है, आपको इमदाद यानी खैरात भी दी जाती है, तो वो मरीज़ के हिसाब से क्या पोर्टफोलियो देख के वो फ़र्क कैसे किया जाता है कि इसे इमदादी पैसों में से इसका इलाज किया जाएगा और इसका ज़काती पैसों में से? देखिए, हमारे दोनों अकाउंट्स अलग हैं। ज़कात का अकाउंट अलग है, डोनेशन का अकाउंट अलग है। और जो मरीज़ आते हैं उसका एक निज़ाम बना हुआ है। उसमें से एक अच्छी बात हमारे हॉस्पिटल में क्योंकि टोटली फ्री है ना, कोई भी आएगा उसका इलाज हो जाएगा, उसका इलाज हो जाना है तो कोई यहाँ झूठ नहीं बोलता। तो जो मुस्तहिक़ ज़कात होता है वो बता देता है कि वो अपने, उसकी असिस्टेंट होती है, हमारे वेलफेयर डिपार्टमेंट उलमा और मुफ्ती साहिबान बैठे हुए हैं जो कि इन चीज़ों को एसेस करते हैं और वो हमें बता देते हैं कि ये मुस्तहिक़ ज़कात है और ये गैर मुस्तहिक़ ज़कात है। तो इलाज दोनों का होना है। जिस उनको डायरेक्शन ये है कि आप हमें सिर्फ मुस्तहिक़ ज़कात मरीज़ अलग करके दे दें ताकि उनका इलाज ज़कात से, क्योंकि लोगों की ज़कात अमानत है हमारे ऊपर और हमारा फ़र्ज़ है कि उनको सही तरीके से जो शरीय दारुल उलूम कोरंगी से हमको गाइडेंस मिलती है, हम उसी हिसाब से उन्हीं जो शरिया में लिखा हुआ है उसी हिसाब से उसको खर्च करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको ज़कात नहीं लगती है उसका इलाज नहीं होगा। गैर मुस्लिमों का इलाज होता है और जो गरीब होते, जो जिनके ऊपर ज़कात नहीं लगती और वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका इलाज भी होता है। सही, यानी इलाज सबका होता है, कैटेगरी वो अपने हिसाब से चूज़ करनी होती है। तो जहाँ पर इलाज सबका है वहाँ पर वो लोग अपने हिसाब से झूठ नहीं बोलते, वो उलमा को सही बता देते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपकी जानिब वापस आता हूँ, ज़रा कराची की सूरत हाल पे एक और नज़र डाल लें। इब्राहिम, ये कहिएगा लॉकडाउन के हवाले से पॉलिसी पर कितना अमल दरामद हो रहा है? अगर 6 बजे मार्केट बंद करने का हुक्म है तो ताजिर बरादरी की जानिब से सिंध हुकूमत के साथ क्या ताउन किया जा रहा है या कहीं पर हडल्स देखने में आती हैं? जी देखिए, बिल्कुल ताजिरों ने तो पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि उन्होंने गुज़श्ता साल भी इसी तरह उनके कारोबार को खरबों रुपए का नुकसान हुआ था जल्दी मार्केटें बंद करने पे, और यही इनका सीज़न होता है। पूरे साल में इंतज़ार किया जाता है रमज़ानुल मुबारक का और इसी महीने में जो वो कमाने का उनका जो होता है वो दौर होता है। लेकिन उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात इजहार करने के बावजूद भी अभी कुछ इलाकों में तो शाम को 6 बजे ही मार्केटें बंद हो जाती, लेकिन दो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर 6 बजे के बाद भी कुछ इलाकों में मार्केटें खुली रहती हैं, जहाँ पर इलाके के कमिश्नर या डीसी और पुलिस के साथ मिलकर जो मार्केटें ज़बरदस्ती बंद कराई जाती हैं। और वहाँ पे भी कई बार जो है वो जो है गालम गलोच भी हो चुका है दुकानदारों के दरमियान और मुतलका डिपार्टमेंट के दरमियान भी, तो काफ़ी हद तक जो अमल दरामद किया जा रहा है। लेकिन अभी भी मजीद हुकूमत सिंध को सख्त इक़दाम करने होंगे कि इसकी टाइमिंग है उसी टाइमिंग पर ही मार्केटें अगर खोली जाएँ और बंद की जाएँ तो इस कोरोना पर काबू पाया जा सकता है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना और ईद आने वाले ईद करीब है। तो लोगों की कोशिश है कि अब 20वें रोज़े के बाद ही वो अपनी शॉपिंग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, क्योंकि फिर अगर लॉकडाउन लग गया तो लास्ट टाइम भी ऐसा था कि ख्वातीन और मर्दों के कपड़े तक भी नहीं सिए जा रहे थे और दर्जी दुकानें तमाम चीज़ें जो है हेयर ड्रेसर ब्यूटी पार्लर तमाम चीज़ें बंद हो गई थी, तो लोग बहुत परेशान थे। तो इनकी अभी भी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कारोबारी अफराद जो है
अच्छा इब्राहिम, अगर माजी में देखा जाए तो हुकूमत की जानिब से अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई जाती रही, NCUC की जानिब से भी चलाई जाती रही, तो इस बार जब अवाम थक चुके हैं SOPs पर अमल दरामद कर करके और उनकी जानिब से वो रिस्पांस देखने में नहीं आ रहा, तो तब हुकूमत ये सोच विचार कर रही है कि फिर से कोई अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाए? जी देखिए, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कंपेन नहीं चलाई जा रही, ना ही हुकूमत सिंध की जानिब से, ना ही महकमा सियासत सिंध की जानिब से, ना ही मुख्तलिफ सरकारी व निजी अस्पतालों की जानिब से, क्योंकि कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान ही हिदायत जारी कर दी गई थी कि नो मास्क नो एंट्री। लेकिन अब जो है बहुत ही कम इदारों में 5% या 10% इदारों में ये लिखा गया है कि नो मास्क नो एंट्री, जबकि लोग धड़ाधड़ आ रहे हैं जा रहे हैं। शाम को होटलों पर भी इसी तरह रश लगा होता है। अगर फूड स्ट्रीट की बात की जाए तो वहाँ तो बेहंगम रात को शहरी के टाइम तक लोग जो वहाँ बैठ के जो है वहाँ पे सहरी भी कर रहे होते हैं और उसके बाद भी शाम को इफ्तारी के टाइम भी वहाँ पे पहुंचे होते हैं। तो कोई अमल दरामद नहीं किया जा रहा, अवेयरनेस कैंपेन नहीं चलाई जा रही। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, अवेयरनेस कैंपेन फिर से चलाने की जरूरत है या जितना अवाम को समझा लिया इतना ही समझाया जा सकता था? जी मैं बिल्कुल मैं आज ही हमारी टास्क फोर्स की मीटिंग थी कोरोना की, CM साहब की चेयरमैनशिप में, और आज ही उसी में डिसाइड किया था कि इसको अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाए और उसके ऊपर काम शुरू हो गया है। मेरे ख्याल में आप देख लेंगे 1-2 दिन में ये जो है अवेयरनेस कैंपेन होगी। देखें, अवेयरनेस कैंपेन तो करते रहने, हमको कानों पे डालते रहना पड़ेगा। देखिए, हम सब का ये इज्तिमाई जिम्मेदारी है, मीडिया की, हम लोगों की, जहाँ पर मौका लगे। मैं तो लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि खुदारा जो है ना इन SOPs पे अमल करें। देखें, ये इसकी वजह से इस मुल्क के लिए नहीं, इस सूबे के लिए नहीं, अपने शहर के लिए नहीं, अपने मोहल्ले के लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने बच्चों के लिए। खुदा न खास्ता अगर आप कोई आदमी इस कर्म के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहेगा कि उसकी वजह से उसके बुजुर्गों को कोविड हुआ और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, उम्मीद करते हैं अवाम SOPs पर अमल दरामद करें और अवाम में आगाही और शऊर पैदा हो। डॉक्टर साहब, इंडस हॉस्पिटल आइंदा के लिए उसके प्रोजेक्ट्स क्या होंगे? अवाम के लिए अवाम से किस तरह की मदद दरकार है और ऐसे पेशेंट्स की तादाद कितनी है जो साहिब इस्तात हैं, आते हैं, इलाज करवाते हैं और फिर खुश होकर डोनेट कर जाते हैं? देखें, एक तो ये है कि हम इंडस हॉस्पिटल कराची का जो हॉस्पिटल है वो हमारा जो है ना उसको हम अभी 300 बेड का है, उसको हम 1350 बेड पे लेके जा रहे हैं। इंशाल्लाह अगले साल के आखिर तक या 23 की पहले क्वार्टर में ये हम इसको 600 बेड पे ले जाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हर साल बढ़ते चले जाएंगे। इसी तरह लाहौर में हमारा हॉस्पिटल 600 बेड का हॉस्पिटल तकरीबन तैयार हो रहा है, उसकी फिनिशिंग हो रही है। 100 बेड हम इंशाल्लाह जून में शुरू कर देंगे। तो अब इसको चलाने के लिए जो अब 3 साल के आज हमारा ऑपरेशनल बजट जो है ना तकरीबन 32 अरब रुपए का है पूरे नेटवर्क का। अब वो जब इसका अभी हमारे पूरे नेटवर्क में 1500 बेड हैं, फिर उसके अलावा ये 3000 बेड हो जाएंगे। आप समझें कि इससे डबल हो जाएगा या कम से कम उससे 1.5 गुना तो डेफिनेटली होगा। और उसके लिए मेरी तमाम लोगों से अपील है कि अपना हिस्सा डालें, ज़कात की सूरत में, एहतियात की सूरत में, फितरे की सूरत दर्द दिल रखने वाले ज़माने में बहुत होते हैं, हर ज़माने में दर्द दिल रखने वाले हुए, हर मुल्क में होते हैं, हर मुआशरे में होते हैं। वो दर्द दिल रखने वाले तबका जो है वो तादाद में तो कम होता है लेकिन हौसला बहुत कवी और मजबूत होता है। तो ऐसे लोग रुजू करेंगे और इंसान की फलाह बहबूद के लिए भी काम करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। इब्राहिम, आप आगाह कर भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आगे बढ़ेंगे और बहावलपुर की सूरत हाल पर नज़र डालेंगे कि बहावलपुर में इस वक्त महंगाई की सूरत हाल कैसी है और लॉकडाउन में किस हद तक SOPs पर अमल दरामद हो रहा है। लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, कोरोना वायरस की तशवीशनाक होती सूरत हाल, हर शहर में बदइंतज़ामी अगर है तो वो किसकी जानिब से है? क्या इंतज़ामिया ही सारी कसूरवार है या फिर हर शख्स का अपना किरदार कसूरवार है? हर वो शख्स जो घर से निकलता है किसी काम की गर्ज से, वो कितना SOPs पर अमल दरामद करता है? क्या हम SOPs पर अमल दरामद कर करके थक चुके हैं, उकता चुके हैं और हमारी अब नीयत उस जानिब माइल नहीं होती कि हम फिर से SOPs पर अमल दरामद करें और ये तहैया कर चुके हैं कि जो होगा देखा जाएगा, खुदा मालिक है। लेकिन खुदा आपका भी मालिक है और खुदा मालिक है उन सब का जिसको उसने बनाया, जो आपके इर्द गिर्द सांसें ले रहे हैं। क्या वो भी यही दुआ करते
समझते हैं कि मुझे अगर वबा लगनी है तो किसी से भी लग जाए, कोई परवाह नहीं। शायद वो ये दुआ करते हों और अपने लिए ये दवा करने की कोशिश करते हों कि अगर हम महफूज हैं तो हमारी वजह से कोई और महफूज है। अपनी सोच को बदलना, उसे उस मेराज तक ले जाना जिस बारे में कोई दूसरा आपके बारे में राय रखता हो, ये बहुत मुश्किल काम है। किसी किसी को आता है, लेकिन इस पर अमल दरामद तो करना होगा। मुश्किल दौर में किस तरीके से जिंदगी बसर करना है, किस तरीके से वक्त गुजारना है, ये सीखना ही एक हुनर है। ये हुनर कौन कौन सीख पाएगा, ये एक सवालिया निशान है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम अमीन से हैं, अमजद अली अवान बहावलपुर से हमारे साथ मौजूद हैं, कराची से इब्राहिम रिंद हमारे साथ मौजूद हैं। डीसी बहावलपुर ने हमें ज्वाइन करना था, लेकिन मसरूफियात के बायस वो हमें ज्वाइन नहीं कर सके। अपने नुमाइंदगान की जानिब बढ़ेंगे। सबसे पहले लाहौर का रुख कर लेते हैं, जहाँ पर केसेस इस हद तक बढ़ चुके हैं कि अगर पंजाब में 127 अमवात होती हैं तो उसमें ज़्यादातर अमवात जो है वो लाहौर की शुमार की जाती हैं। तो लाहौर में SOPs पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? बड़ी मार्केट्स में SOPs पर अमल दरामद ना होने में रुकावटें क्या हैं? फ़हीम से जानेंगे। फ़हीम, वजह बताइएगा, सबसे बड़ी वजह इस पूरे एक महीने में आप क्या असेस कर पाए हैं कि जो सबसे बड़ी वजह है SOPs पर अमल दरामद ना होने की? यासिर, आपने जो बात की है कि सबसे बड़ी वजह क्या है, तो सबसे बड़ी वजह शहरियों का गैर संजीदा होना है। हुकूमत की जानिब से बार बार कोशिश की जा रही है कि लोगों को इस बारे में आगाही दी जाए कि उनकी ईद की ख़रीदारी से ज़्यादा अहम उनकी ज़िंदगियाँ हैं, उनके प्यारों की ज़िंदगियाँ हैं, उनके घर वालों की ज़िंदगियाँ हैं, और लोग जो हैं गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि लाहौर की अगर हम बात करें गुंजान आबाद मार्केटों में, तो आप को ऐसे रश नजर आएगा कि जैसे कि कल ही ईद है। इस तरह की बात करें तो वहां पर खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग बड़ी तादाद में मौजूद हैं। यही बात अगर लाहौर के दूसरे कोने में मुगलपुरा की मार्केट की करें तो वहां पर भी हर उम्र के लोग जो हैं वो खरीदारी के लिए पहुंचे हुए हैं। वो ना सिर्फ शॉपिंग करके जो सामान है अपनी ईद का, अफ्तारी का, वो वापस घर को लेके जा रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ वो कोरोना का कैरियर भी बनते दिखाई दे रहे हैं, जिसके ऊपर जो है वो उनको खुद सोचना होगा, क्योंकि अस्पतालों में तो कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। अगर हम बात करें इस वक्त लाहौर के अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की, तो वो भी तकरीबन खत्म हो चुके हुए हैं। तो लिहाजा अगर आपने अपनी जान को बचाना है, अपने प्यारों की जान को बचाना है, तो आपको घरों में रहना पड़ेगा। लाहौर में इंतजामिया की जानिब से शाम 6 बजे हर तरह का कारोबार बंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं। सिर्फ पेट्रोल पंप, वैक्सीनेशन सेंटर्स और मेडिकल स्टोर्स को खोलने की इजाजत दी गई है। अमल दरामद किस हद तक है? अगर बड़ी मसरूफ मार्केट्स की बात की जाए तो उनमें से कितनी मार्केट्स ऐसी हैं जहां पर 6 बजे के बाद चोरी छुपे कारोबार नहीं होता? 6 बजे के बाद जो है वो लाहौर शहर में ना सिर्फ ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस, रेंजर्स, बल्कि अब तो पाक फौज को भी बुला लिया गया है कि उनके सामने कोई मुज़ाहमत नहीं करेगा और शाम 6 बजे जो है मार्केटें बंद कर दी जाएंगी। लेकिन फिर भी जो है वो कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर कारोबार जारी है और गुज़िश्ता 12 घंटों में 50 के करीब दुकानों को ऐसी बंद भी किया गया है, सील भी किया गया है कि लोग जो है अपना कारोबार बंद करें। मकसद सिर्फ ये है कि शाम 6 बजे कारोबार बंद करने का, कि लोगों की मूवमेंट को रोका जाए। लेकिन इस तमाम चीज़ों के बावजूद इस वक्त लाहौर शहर में मुस्बत केसेस की शरह जो है वो 22% तक पहुंच चुकी है। और लगता है ऐसे कि शहरियों की जानिब से, कारोबारी बरादरी की जानिब से और जो बाजारों में जाने वाले लोग हैं उनकी जानिब से अगर इख्तियार ना की गई तो अगले 2 से 3 रोज में हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ सकता है। फ़हीम साथ ही रहिएगा, रुख करेंगे बहावलपुर का। अमजद अली अवान साथ मौजूद है। अमजद अली अवान, ये कहिएगा कि बहावलपुर में जो मसरूफ मार्केट्स हैं, उन मार्केट्स में SOPs पर अमल दरामद किस हद तक हो रहा है? लेकिन इससे पहले कराची की ज़रा सूरत हाल को लिंक कर लेते हैं, फिर बहावलपुर की जानिब आएंगे। इब्राहिम, कहिएगा, कराची में अगर ग्रॉसरी स्टोर्स शाम 6 बजे के बाद बंद हैं, मार्केट्स बंद कर दी जाती हैं, SOPs पर अमल दरामद होता है, हुकूमत को क्या उम्मीद है कि कितना अरसा मजीद लगेगा, कितने दिन मजीद लगेंगे कि 10% से शरह नीचे आ जाए? जी देखें, हुकूमत को तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा। अगर यही सूरत हाल है, जिस तरह लोग अमल दरामद नहीं कर रहे, SOPs पर मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद नहीं कर रहे, काफ़ी टाइम लगेगा हुकूमत को, क्योंकि अभी भी काफ़ी जो तादाद में लोग हैं कोरोना के
वो अभी भी अस्पतालों में दाखिल हैं और रोज़ाना की बुनियादों पर 10 से 15 अफवात भी हो रही हैं और इसी तरह केसेस भी जो है दर्जनों की तादाद में रोज़ाना की बुनियादों पर पॉजिटिव रिपोर्ट हो रहे हैं और अब अस्पतालों में आना भी शुरू हो गए हैं। तो अगर जब तक ये खुद ताजिर बिरादरी और आवाम खुद भी अपनी मदद आपके तहत SOP का ख्याल नहीं रखेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, तो इस पर काबू पाना सिर्फ हुकूमत का अकेले में काम नहीं है। तमाम लोगों को अपना अपना किरदार अदा करना होगा, क्योंकि हुकूमत तो एक दफ़ा हिदायत देकर चली जाती है या मुतल्लिका DC या अमजद अमान आप कहिएगा, बहावलपुर में अगर देखा जाए तो रफ़ी कमर रोड, सर्कुलर रोड, मेला गली, उसके अलावा फरीद गेट, गिरीगंज बाजार, ये बड़े बाजार हैं। यहाँ पर क्या शाम 6 बजे के बाद भी कारोबार जारी है, और अगर नहीं जारी तो सूरत हाल किस हद तक काबू में? जी बिल्कुल, हम ये तो नहीं कह सकते कि नहीं जारी, ये तो आंख मचोली चल रही है इंतजामिया की भी और ताजरान की भी। इसके अलावा शादरा है, सर्कुलर रोड है और अंदरूने जो शाही बाजार और उसके अंदरूने जो छोटी गलियों के अंदर बाजार हैं वो 6 बजे बल्कि बंद होने के बाद जैसे ही रोजा अफ्तारी होती है उसके आधे पौने घंटे के बाद दोबारा दुकानें खुलना शुरू हो जाती हैं। एक तरफ तो इंतजामिया मूव करती है बंद करवाने के लिए और दूसरी तरफ वो शटर फिर डाउन करते हैं, इंतजामिया गुजर के गई, दोबारा फिर शटर ओपन। और बाज़ औक़ात तो ऐसा हो रहा है कि एक ही दुकान के अंदर 15-15, 20-20 कस्टमर जो कपड़ा खरीद रहे हैं, जूतियां खरीद रहे हैं, उनको अंदर बंद करके वो बाहर से शटर गिरा दिया जाता है और शॉपिंग कर रहे होते हैं वो लोग अंदर ही। और इस तरीके से भी जो है वो वायरस जो है वो कोरोना के खदशात बढ़ रहे हैं। सूरत हाल ये है कि यहाँ पर ताजरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं, मुख्तलिफ ताजरान की दुकानें सील की गई, मार्केटें सील की गई, उसके बावजूद भी जो है वो गैर संजीदा है लोग यहाँ पर बहावलपुर के मुख्तलिफ बाजारों के अंदर। अमजद अमान ने एक स्लोगन चला था नो मास्क नो सर्विस का, लेकिन इत्तलात ये है कि बहावलपुर में इस पे तो यकसर अमल दरामद नहीं होता। अगर किसी ने मास्क पहना है तो ठीक, नहीं पहना तो कोई एतराज नहीं। जी बिल्कुल, बड़ी मजे की बात बताऊं आपको, आज मैं खड़ा हुआ था और असाफ इदारे और पुलिस भी वहां पर ठहरी हुई थी, तो पुलिस रोक रही थी, लोगों को अवेयरनेस दे रही थी कि मास्क लगाएं, तो लोग ये कह रहे थे आगे से घर जाकर लगा लेंगे। तो इस तरीके से मजाक किया जा रहा है, लोग बिल्कुल गैर संजीदा हैं। मैं ये समझता हूं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जब तक मजीद ज्यादा सख्ती नहीं की जाएगी तो ये अवाम जो है बाज नहीं आएगी। इस हवाले से इसी तरीके से बाजार खुले रहेंगे और खासकर रात को जो खाने पीने की जो स्टॉल्स हैं वहां पर रश देखने में आता है। अच्छा अमजद अमान, बहावलपुर के हवाले से ये भी इत्तलात हैं कि जो रमज़ान सस्ता बाजार है वहाँ पर बोर्ड तो आवेज़ा हैं, वो चाहे चिकन के हों, मटन के हों या बीफ के हों, और उनके रेट भी बाहर से मुनासिब लगे हुए हैं। बोर्ड आवेज़ा है, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे अशिया मौजूद नहीं। जी बिल्कुल, ये एक मजाक है भावलपुर के लोगों के साथ। यहाँ जिला के अंदर जो है 12 सस्ते रमजान बाजार लगाए गए थे, लेकिन सिर्फ वहाँ पर जो मेन चीनी जो 65 रुपए किलो, 1 किलो चीनी के लिए अजियत दी जाती है। वहाँ खवातीन छोटे छोटे बच्चों को लेकर खड़ी होती हैं लाइन के अंदर, और खासकर जो रमजान बाजार बनाए गए हैं उनको कनोपियों के अंदर बंद। वहाँ पर हब्स इतनी होती है, गर्मी इतनी होती है, वहाँ रोजेदार आकर ठहरे हुए हैं। जबकि अगर हम फलों और सब्जियों की बात करें तो वो आम मार्केट की ही तरह ही है, सिर्फ 1 से 2 रुपए का फर्क है। इवन के जो लहसुन है वो यहाँ सस्ते रमजान बाजार में 114 रुपए किलो, जबकि बाहर ओपन मार्केट में 150 रुपए का 2 किलो फरोख्त हो रहा है। इसी तरीके से लीमू है वो मौजूद ही नहीं। सब्जियों के जो इनके फेयर प्राइस शॉप है एग्रीकल्चर, वहाँ पर भिंडियाँ, टमाटर भी वहाँ पर 14 रुपए किलो, जबकि बाहर 50 रुपए का 5 किलो बिक रहा है। अब ये सूरत हाल है, वहाँ मजाक ही है, लेकिन अवाम को रिलीफ यानी बोर्ड आवेजा किए गए, सहूलियात दी नहीं गई और जो महंगी अशिया हैं वो वहाँ पर सिरे से मौजूद ही नहीं है। फ़हीम, ये कहिएगा कि लाहौर के हवाले से इतलात ये भी हैं कि ग्रॉसरी स्टोर्स और दूध की जो दुकानें हैं उन्हें भी शाम 6 बजे बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए, लेकिन अगर हम देखें तो गुज़श्ता 2 लहरों के दौरान दूध की दुकानों को बंद नहीं किया गया था। अगर लॉकडाउन लगाया गया था तो वो लाखों लीटर दूध है उसका क्या बनेगा? बिल्कुल जी, बड़ा एक संजीदा मसला है जो कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब भी मिल्क सेलर्स की जानिब से उठाया गया है। कमिश्नर लाहौर और चीफ सेक्रेटरी और वज़ीर आला पंजाब को भी इस हवाले से कहा गया है कि जो लाहौर शहर में रोज़ाना लाखों लीटर दूध जो है वो शाम के वक्त आता है, तो उस दूध का क्या किया जाएगा, उसको कैसे संभाला जाएगा, और शहरी जो हैं वो सहरी और अफ्तारी के औकात में उन्हें दूध और दही की जो ज़रूरत होती है वो किस तरह अपने इस्तेमाल की चीज़ें ले सकेंगे। जबकि साथ ही साथ जो हफ्ता और इतवार को मुकम्मल जो बंदिश और लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, तो
तो हफ्ता और इतवार को जो लाहौर शहर में लाखों लीटर दूध आता है, इस हवाले से कोई पॉलिसी क्या होगी गवर्नमेंट की? क्या आया जो दूध आएगा वो फिर बहाया जाएगा नालियों में, नालों में जाएगा? इस हवाले से कोई अभी तक पॉलिसी नहीं आई और हुकूमत को बारहा उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन जरूर करें। जिस तरह के रेस्टोरेंट्स में टेक अवे की सहूलत लोगों को इजाजत दी गई है, कर दिया गया है, तो ये फैसला किस हद तक सूदमंद होगा ये तो वक्त ही बताएगा। इब्राहिम, ये कहिएगा कराची के अस्पतालों की सूरत हाल क्या है? कोई ऐसा अस्पताल है जहां पर इस वक्त कैपेसिटी खत्म हो चुकी है या खत्म होने के करीब है? जी देखें, अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में कोई भी ऐसा अस्पताल नहीं जहां पर अभी मरीज़ दोबारा भर गए हों। लेकिन गुज़श्ता जो दूसरी लहर आई थी उसमें ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई थी कि जैसे कि इंडस अस्पताल मुकम्मल तौर पर भर गया था, इसी तरह आगा खान अस्पताल लेना भी मना कर दिया था, उसके बाद भी जगह नहीं थी। लियाकत नेशनल में भी जगह नहीं थी, और जबकि जिना अस्पताल भी तकरीबन 90% भर चुका था। इसी तरह सिविल अस्पताल भी 80% तक भर चुका। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों में जो मरीज़ों की तादाद है वो सिर्फ 18 से 17% जो है वो मरीज़ दाखिल हैं। बाकी अभी तक जो है वो कैपेसिटी खाली है। और इसी तरह अगर वेंटिलेटर की बात की जाए तो तकरीबन 550 वेंटिलेटर हैं कराची के सरकारी और निजी अस्पतालों में। सूरत हाल इस वक्त काबू में है। अगर सूरत हाल काबू में है तो देखना ये होगा कि वहां पे हिकमत अमली क्या अपनाई गई जिसकी वजह से सूरत हाल दीगर सूबों से कुछ मुख्तलिफ है। तो दीगर सूबों को भी वही मॉडल अपनाना चाहिए। अगर अपने मुल्क में ही आपको मिसाल मिल जाए तो बेहतरी के फैसले हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया इब्राहिम रिंद, अमजद अली अवान और फ़हीम अमीन इस हवाले से अपना वक्त दें। नाज़रीन, न्यूज़ रूम रमज़ान स्पेशल से यासिर रशीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।